हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स कंटिन्यू करेंगे सितंबर अक्टूबर 2023 का। ठीक है, इसका एक वीडियो हम लोग कर चुके हैं, पार्ट 1 में किया था और ये वीडियो पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, पार्ट 2 में सितंबर अक्टूबर 2023 का जो रिमेनिंग करंट अफेयर्स बचा था उसी को करेंगे। पीडीएफ कंप्लीट हो गई है तो अब इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है, तभी दोनों मंथ का ही कंप्लीट करंट अफेयर्स आप लोगों का होगा। देखिए यहाँ ये लास्ट टॉपिक हम लोगों ने किया था, यहाँ पे टूरिज्म का डेटा हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके आगे से करना है माइनर इरिगेशन स्कीम्स हम लोग देखेंगे। देखिए अभी जो 6वां सेंसस रिलीज किया गया है रिसेंट में लघु सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, यहाँ पे हम लोगों को ये देख लेना है कि कहाँ पे इस तरीके की जो सिंचाई योजनाएं हैं वो हैं, स्टेट्स देखना है बेसिकली। देखिए यहाँ पे सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये पहला राज्य अग्रणी राज्य है लघु सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है और तीसरा स्थान तमिलनाडु का है। लघु सिंचाई परियोजना में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कुएं हुए, ठीक है, कम गहरे ट्यूबवेल हुए, या फिर मध्यम साइज के मध्यम गहरे जो ट्यूबवेल्स हैं या फिर गहरे ट्यूबवेल्स हैं, और ये सरफेस फ्लो भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत आती हैं। तो इस रिपोर्ट में डेटा क्या पढ़ना है हम लोगों को, सेंसस में पढ़ना क्या है कि ये कम गहरे जो ट्यूबवेल्स हैं ये कहाँ पर ज़्यादा हैं, कुएं से सिंचाई कहाँ पर ज़्यादा की जाती है, मध्यम गहरे जो ट्यूबवेल्स हैं ये किस राज्य में। बस इतना ही डेटा है यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ से एक फैक्ट और हम लोग के सामने आ रहा है निकल के, ये भूजल यानी ग्राउंड वाटर योजनाओं में अग्रणी राज्य कौन सा है। भूजल तो समझ रहे हैं ना, ग्राउंड वाटर अच्छे से समझ में आ रहा है, कुएं समझ में आते हैं, ट्यूबवेल समझ में आते हैं, लेकिन ये जो सतही प्रवाह है, ये जो सरफेस फ्लो है, ये तो ग्राउंड वाटर में आएगा नहीं। ठीक है, तो ये डेटा यहाँ से निकल जाएगा, तो फिर यहाँ पे डेटा थोड़ा बदल भी जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर में सबसे पहले है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर तीसरा स्थान यहाँ पे मध्य प्रदेश का हो जाता है, जबकि यहाँ पे देखा आपने तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। ये तमिलनाडु का डेटा किस सेंस में लिया गया है, इन सभी को काउंट किया गया है, यानी सतही प्रवाह को भी काउंट किया गया है, तब स्थान यहाँ पे तमिलनाडु है। अगर सतही प्रवाह को निकाल देंगे तो ये पूरा का पूरा ग्राउंड वाटर का डेटा हो जाएगा। कुएं हुए एक ग्राउंड वाटर है ना, ट्यूबवेल्स हैं, ग्राउंड वाटर नीचे से आ रहा पानी, तो ग्राउंड वाटर के केस में जितनी भी चीज़ें हैं ग्राउंड वाटर से संबंधित, तब यहाँ पे तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। क्लियर है, तो यहाँ पे बस हम लोग को यूपी महाराष्ट्र याद रखना है, इतने में हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आप ओवरऑल डेटा देखिए। यहाँ पे ये ओवरऑल डेटा है इंडिया का कि खोदे गए जो कुएं हैं, ये लघु सिंचाई परियोजना का एक सेक्शन है ना, खोदे गए कुएं जो हैं इनका पार्टिसिपेशन अभी भी सबसे ज़्यादा है। फिर कम गहरे ट्यूबवेल्स का यहाँ पे है 24%, फिर मध्यम ट्यूबवेल्स का है, मध्यम मतलब मध्यम गहरे, ठीक है, ये 18.7, गहरे ट्यूबवेल्स हैं जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन 16% है। क्लियर है, ये ओवरऑल डेटा है इंडिया का। तो इस तरीके से सीक्वेंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन बना के, तो ध्यान रखना, कुएं, फिर कम गहरे ट्यूबवेल्स, फिर मध्यम, फिर गहरे। चलिए अब यहाँ पे सेपरेट करके भी पूछा जा सकता है, जैसे खोदे गए कुएं में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है, अगर कुएं के बारे में बात हो तो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश नहीं लगाना। कम गहरे ट्यूबवेल्स जो हैं यहाँ पे, इस तरीके की जो इरिगेशन योजना है जिसमें कम गहरे ट्यूबवेल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का स्थान पहले है। मध्यम गहरे ट्यूबवेल्स ये कर्नाटक में बहुत ज़्यादा है, गहरे ट्यूबवेल्स ये पंजाब में है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डेटा है। गहरे ट्यूबवेल्स यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपको लग सकता है उत्तर, ठीक है, मध्य प्रदेश लग सकता है, महाराष्ट्र लग सकता है, ये सब नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या है, पंजाब। पंजाब नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे ये 5 नदियों का स्टेट है ना, तो सरफेस फ्लो जो है यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा लग सकता है। लेकिन यहाँ पे गहरे ट्यूबवेल्स का भी कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, अग्रणी राज्य है गहरे ट्यूबवेल्स में पंजाब। इतना समझ में आया। ओवरऑल देख ही लिया था ग्राउंड वाटर स्कीम में, ओवरऑल ग्राउंड वाटर स्कीम में उत्तर प्रदेश है। ग्राउंड वाटर में सब आ जाता है, छोटे मतलब कम गहरे भी आ जाते हैं, मध्यम गहरे और ज़्यादा गहरे, और साथ में कुएं, तो ओवरऑल में उत्तर प्रदेश है। चलिए यहाँ पे बागवानी फसलें 2022-23 का डेटा है, इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। प्लांटेशन क्रॉप हम लोग पढ़ते हैं बागान फसलें, जैसे ताड़, चाय, कॉफ़ी, रबर, ठीक है, बागवानी में नारियल, सुपारी, कोकोआ, काजू। इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझिए। देखिए हर बागान फसल बागवानी फसल तो होगी ही, लेकिन हर बागवानी फसल बागान फसल नहीं होगी, क्योंकि बागवानी फसलों में ये फलों की कृषि भी आ जाती है, फूलों की कृषि आ जाती है, सब्जियों की कृषि आ जाती है। यानी बागवानी फसलें जो हैं ये बागान फसलें प्लस फल, फूल, सब्जी की कृषि, इन सभी को मिला के बोला जाता है बागवानी क्रॉप्स। क्लियर है इतना। ये बायोलॉजी से क्वेश्चन बनता है, फलों की कृषि को क्या बोला जाता है, पोमोलॉजी, फूलों की कृषि को फ्लोरिकल्चर बोला जाता है, और सब्जियों की कृषि को ओलेरिकल्चर बोला जाता है। ये तो सब जान रहे होंगे। चलिए रिपोर्ट में डेटा फैक्ट क्या है, इसको जानना जरूरी है। कुल बागवानी उत्पादन 2021-22 का क्या है, ये लगभग आपको 350 मिलियन टन याद रखना है। ठीक है, मिलियन से करोड़ बना लेना, 10 से भाग कर देना, तो ये लगभग क्या 24.7 करोड़ हो जाएगा ना। तो या तो करोड़ में याद रख लेना 35 करोड़ टन, या फिर वैसे ऑप्शन जो आते हैं खासतौर से ये जो डेटा रहते हैं मिलियंस में रहता है ना, बुकलेट में तो मिलियंस में मिलेगा आपको। तो ये मोटा मोटा 350 मिलियन टन याद रखें बागवानी फसलों का उत्पादन रहा है। अब देखें यहाँ पे सेपरेट अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ेंगी।
अगर स्टेट की बात करें तो समग्र बागवानी उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल है। ये पहला डेटा है। अगर सेपरेट सब्जी का पूछे कि सब्जी उत्पादक में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो सब्जी में हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश है, फिर दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। इनको बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। कुल फल में अगर बात करें तो कुल फल में हम लोग ये डेटा पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश का, यही पढ़ते आ रहे हैं वैसे काफ़ी सालों से, है ना। बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है, दूसरे स्थान तीसरे स्थान कभी कभी बदल जाता है। तो कुल फल में आंध्र प्रदेश पहला है, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। तो अगर उत्तर प्रदेश का अगर फल में ही पूछे तो स्थान पर तीसरा लगाना है, ठीक। चलिए, तो ये तो बागवानी फसलों की बात हो गई थी। अब यहाँ पे बागवानी फसलें यानी प्लांटेशन जो क्रॉप है, इनमें शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? और दोनों में डिफरेंस तो समझ में आ गया ना, बागवानी और जो बागवानी है। बागवानी फसलों में शीर्ष उत्पादक राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। मसाला में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। मध्य प्रदेश दूसरा स्थान है राजस्थान का, तीसरा स्थान है गुजरात का। समग्र फूल उत्पादक राज्यों की बात अगर करें तो ये फूल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में और फिर मध्य प्रदेश में। ये डेटा थोड़ा सा देखना पड़ेगा बार बार, है तब याद हो पाएगा, क्योंकि इस तरह के फैक्ट जल्दी याद नहीं होते। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें तो वही हैं पुरानी वाली ना, तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। अमरूद में उत्पादक शीर्ष उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, अमरूद में भी उत्तर प्रदेश है पहले स्थान पर और आलू में भी है। अंगूर और प्याज की बात करें तो यहाँ पे महाराष्ट्र का स्थान आ जाता है सबसे पहले। टमाटर का उत्पादन कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा कर रहा है? मध्य प्रदेश कर रहा है, ठीक है। ये डेटा था बागवानी फसलों का। देखें इस रिपोर्ट को, ये दूसरी स्टेट ऑफ इंडियाज़ वर्ड चिड़ियों के बारे में रिपोर्ट आई है। स्टेट ऑफ इंडियाज़ वर्ड्स 2020 में पक्षी प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति, ये मतलब 2020 में जो किया गया था, ये पहला प्रयास था। ये जो रिपोर्ट है ये दूसरी रिपोर्ट है, इसमें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैं इनका नाम लिखा हूँ साइड में, सलीम अली, इनको जान रहे हैं? ये पक्षी वैज्ञानिक थे, है ना। इनका निधन हो चुका है। और सलीम अली एक नेशनल पार्क भी है और सलीम अली के नाम से एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये आपका होमवर्क है बताना है, नेशनल पार्क कहाँ पे है और ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है। ऑप्शन यहाँ पे दे रहा हूँ, एक का आंसर गोवा है और दूसरे का स्थान है जम्मू कश्मीर। अभी आपको बताना है कि नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है या फिर गोवा में है, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो जम्मू कश्मीर में है या फिर गोवा में है। कमेंट करके बताइएगा, ना पता हो तो गूगल कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, ये दूसरा एडिशन है, दूसरा संस्करण है। ये इस रिपोर्ट को बनाया किस किसने है? बहुत सारी संस्थाएं हैं, खासतौर से जो पर्यावरण से संबंधित है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसके अलावा ये जो VNHS है, इसके अलावा WII है, फिर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और तमाम संस्थाएं हैं साथ में। तो ये सब याद रखने की बात नहीं है, बस यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा, ठीक है। गंभीर रूप से खतरा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, कोई बात नहीं, पढ़ते रहते हैं, हमेशा से संकट में रही है चिड़िया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखें ना, ये अपने अंडे जो देती है खाली स्थान पर देती है ना, बिल्कुल जैसे खेतों में देती है। और इस रिपोर्ट में बताया है कि खतरा, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को है, खतरे में हैरान भी है। मैं इमेजेस लगाने की कोशिश करूंगा तो समझ में आ जाएगा किस पक्षी की बात हो रही है। नहीं तो बंगाल ये फ्लोरिकन है, ये भी गंभीर रूप से खतरा है जो इस रिपोर्ट में बताया गया है। फिंस वीवर है और जॉर्डन्स कोर्सर है। जॉर्डन्स कोर्सर को तो जान रहे होंगे, है ना। ये अपनी टोन के लिए जानी जाती है, ये अलग अलग तरीके की आवाज़ निकाल लेती है। ठीक, चलिए मेन डेटा क्या है? 40% प्रजातियों की कमी हुई है और इस रिपोर्ट की थीम थी रेंज, ट्रेंड एंड कंजर्वेशन स्टेटस। ठीक है, तो ये 2-4 बातें इस रिपोर्ट से हैं। अब यहाँ पे आइए, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट सिटी मिशन कब का है? 2015 का। उसी क्रम में ये सब चल रही हैं चीज़ें। चलिए थोड़ा बैकग्राउंड में समझ लेते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन जो था, ठीक है, इसमें 2015 में लॉन्च किया गया था, 100 शहरों को चुना गया था। स्मार्ट सिटी का मतलब ये सारी चीज़ें होना चाहिए उस शहर में, मोबिलिटी अच्छी होना चाहिए, एनर्जी, वाटर, सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, सोशल स्ट्रक्चर, स्मार्ट गवर्नेंस इत्यादि, इस तरह की सर्विसेज हैं। तो ठीक है, स्मार्ट सिटी है वो। इस मिशन के तहत इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, देखें अब ये आईसेक मतलब यही स्मार्ट सिटी अवार्ड को आईसेक बोलते हैं, फुल फॉर्म निकाल लेना। देखिए, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया गया है इंदौर को। ये सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी है, पहला स्थान है, दूसरा स्थान है सूरत का, तीसरा स्थान है आगरा का। हो सकता है अलग अलग क्वेश्चन ना पूछे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे 3-3 के कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे तीसरा स्थान आगरा का है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आगरा नहीं है।
अगर डेटा आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप आगरा को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, आगरा भी है राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड, इंदौर, सूरत, आगरा, और इनका पहला स्थान है, सूरत का दूसरा स्थान है, आगरा का तीसरा स्थान है। स्टेट की बात करें, राज्य पुरस्कार में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, तमिलनाडु का दूसरा स्थान है, राजस्थान का तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश के बारे में सेपरेट पूछा जा सकता है कि इन अवार्ड्स में राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश की क्या रैंकिंग है, तो ये आपको चौथी याद रखना है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश है। ये हो गया इतना। तो ये अवार्ड्स की बातें थी। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, भारत का पहला सौर शहर, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? ये बिल्कुल रट के जाना है, पूरे पूरे चांसेस हैं, है ना, सांची, ठीक है। और सांची के बारे में हम लोग जानते हैं, बौद्ध कला मूर्तिकला के लिए फेमस है, ठीक है। सांची के स्तूप के लिए हम लोग जानते हैं, ग्रेट स्तूप अशोक ने जो बनवाया था 1989 में, ठीक है। 1989 में नहीं, सॉरी, अशोक ने बनवाया था 1989 में, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट हुआ था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, ये फैक्ट चूंकि पुराना है लेकिन मिलता जुलता है, मोढेरा गांव ये गुजरात का गांव है, ये क्वेश्चन इससे पूछा गया था, 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो गांव के बारे में आपको याद रखना है मोढेरा गांव, और शहर के बारे में याद रखना है सांची, ठीक है। दोनों फैक्ट हो गए यहाँ पे, ये गांव हो गया और ये सिटी हो गया। आइए नेक्स्ट आइए, एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। अभी हाल ही में किस यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला? एनसीईआरटी लगा देना। डीम्ड का मतलब है, डीम्ड का मतलब होता है कि बाकी यूनिवर्सिटी जो है उन्हीं की तरह ही अब ये यूनिवर्सिटी भी काम करेगी, ठीक है। अपने एकेडमिक कोर्स चला सकती है, जो भी प्रिविलेजेस होते हैं यूनिवर्सिटी को वो इनको भी मिल जाते हैं, ठीक है। सिलेबस को, मतलब किसी भी कोर्स को, सिलेबस को, कोर्स को ये ऐड कर सकते हैं, ठीक। एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान, अभी सितंबर की बात है। देखें एक क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र, ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। तो जो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो भी कुछ कार्यक्रम होगा ना वो उसी में करा दिया जाएगा, इस पर्पज से इसको बनाया है। तो इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है भारत मंडपम, ठीक है। भारत मंडपम, सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग, सम्मेलन, एग्जीबिशन जो भी होगा वो सब यहीं पर करा दिया जाएगा, अलग अलग जगह भागने की जरूरत नहीं है। एक बढ़िया सी जगह है तो वहीं पे फिर पार्टी सार्टी कर लिया जाए, वही वाला सीन है। देखें इस भारत मंडपम की विशेषताएं क्या हैं। 123 एकड़ में, ठीक है, बहुत बड़ा स्पेस है। वास्तुकला डिजाइन भारतीय परंपराओं से प्रेरित है। भवन का आकार जो है वो शंख जैसा है, ठीक है, शंख जैसा। इमेज में यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूंगा। वैश्विक गंतव्य के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपने सीख ली हैं। और इसी भवन में विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति स्थापित की गई है। तो ये कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नटराज की मूर्ति आकार शंख जैसा है और नाम भारत मंडपम है। पर्पज क्या है? पर्पज आप लोगों ने जान लिया। चलिए आइए यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके सामने, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। पहले तो बैकग्राउंड में समझो फटाफट। 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी एनकैप जिसे बोलते हैं लॉन्च किया गया था। 2024 तक जो टारगेट है, आपको टारगेट ही याद रखना है। टारगेट है 20 से 30% की कटौती। किस में कटौती? ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जिन्हें PM10 बोलते हैं या फिर PM2.5 बोलते हैं। ये जो 10 लिखा है, 2.5 लिखा है, ये पार्टिकल्स के साइज हैं, ठीक है, ये साइज हैं। तो जब ये लॉन्च किया गया था 2019 में, तो 131 शहरों को यहाँ पे लक्षित किया गया था कि यहाँ पे एयर क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव की जाएगी। 7 सितंबर को क्या है, ये आपको डेटा याद रखना है, ये डेट याद रखनी है, दिवस याद रखना है। नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है। देखो जो पुराने डेज हैं जो हम लोग को याद हैं वो तो ठीक है, वो तो याद ही है, वो रिवाइज करने पर रिकॉल भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ डेज जो हैं वो आप नए भी ऐड कीजिए अपनी मेमोरी में, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। चलिए देखें यहाँ पे रिपोर्ट में क्या क्या डेटा आया है। श्रेणी 1, ठीक है, 3 श्रेणियों में बनाया गया है और मतलब शहरों को क्लासीफाई किया गया, कैटेगराइज किया गया है। श्रेणी 1 में 10 लाख प्लस जिनकी पॉपुलेशन है उन शहरों को लिया गया है, जिसमें से पहला स्थान है इंदौर का, दूसरा स्थान है आगरा का और तीसरा स्थान है ठाणे का। तो ये स्वच्छ वायु का डेटा है, ठीक है, 10 लाख प्लस पॉपुलेशन वाले। दूसरी जो श्रेणी बनाई गई है इसमें 3 से 10 लाख जिन शहरों की पॉपुलेशन है उनको लिया गया है। इसमें पहला स्थान है अमरावती का, दूसरा स्थान है मुरादाबाद का और तीसरा स्थान है गुंटूर का। तो मुरादाबाद यहाँ पे लाई कर रहा है उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। यूपी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखें श्रेणी थ्री में 3 लाख से कम जिन शहरों की पॉपुलेशन है उनको लिया गया है और इसमें पहला स्थान है परबाड़ू, एक शहर है परबाड़ू, हिमाचल प्रदेश का है। तो ये आपको इतना डेटा इस रिपोर्ट का ध्यान रखना है। कर लेंगे? PDF से रिवाइज कर लेना, मैं PDF डाल दूंगा। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन है आपके लिए। रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की एक नई नीति तैयार की गई है जिसे क्या नाम दिया गया है?
इस योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। किससे संबंधित है यहाँ पे? एक तरह से क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो रेलवे स्टेशन है इनका रिनोवेशन करना है, ठीक है। रिनोवेशन के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना लाई गई है। इस योजना के तहत सर्वाधिक स्टेशन जो लाई कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से लाई कर रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश से सिलेक्ट किए गए 156। चलिए एक और क्वेश्चन है, किस देश के राज्य द्वारा अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया? ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू विरासत माह घोषित किया गया, क्योंकि बाहर का देश कर रहा है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टेट है, एक कंट्री है यूएसए, और यूएसए में कितने स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स है ना, 50 राज्य हैं। तो एक राज्य जॉर्जिया भी है। तो यूएसए के जॉर्जिया राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया, ठीक है। चलिए अक्टूबर माह ही क्यों चुना, ये इसका रीजन यहाँ पे है। महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था अक्टूबर में, ठीक है। इसी माह में बहुत सारे हिंदू धर्म के फेस्टिवल्स भी होते हैं, ठीक है, नवरात्रि, दशहरा वगैरह। नेक्स्ट टॉपिक है G77 शिखर सम्मेलन। G20 पढ़ते रहते हैं हम लोग, G7 भी पढ़ते हैं, है ना। जी तमाम जी हैं, अभी ये एक चीज़ G77 भी है। इसको यहाँ पे पिक करने का एक ही रीजन था, क्योंकि इस समिट को पहली बार यहाँ पे चेयर किया गया था भारत के ही द्वारा 1964 में। तो हम लोग चेयरमैन थे फर्स्ट टाइम वाले। ये समिट हुई अभी हवाना में, ठीक है। हवाना कहाँ पे? क्यूबा में ना। कैपिटल है क्यूबा की। हवाना किस लिए जाना जाता है? सिगार के लिए जाना जाता है, ठीक है, सिगार। 2024 में शिखर सम्मेलन युगांडा में होगा। ये कुछ डेटा है आपके पास, ठीक है, ये कुछ डेटा इससे संबंधित था। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो श्रेथा थाविसिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? 4 ऑप्शन देगा आपको, थाईलैंड लगाना है, ठीक है। श्रेथा से थाईलैंड लगा लेना, लिंक हो जाएगा। देखिए यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार जारी सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब किस देश ने जीता? इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान है 30वां, ठीक है, 30वां 2023 में, अभी रिसेंट में, और एक स्थान पीछे थे हम लोग 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ टॉपिक जो है ना वो मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में बनाया है। फोर्ब्स के द्वारा 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2023 कौन कौन सी हैं? जल्दी से बताइए। 10 ये जो इकोनॉमी है, यूएसए है, चाइना है, जापान है, जर्मनी है। भारत का स्थान 5वां है, ठीक है, इसको मार्क करना। उसके बाद यूके, फ्रांस, कनाडा, ब्राज़ील और रूस। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो टॉप 10 है, ठीक है, टॉप 10 में रसिया को काउंट नहीं किया गया। 10 तक क्या है? ब्राज़ील है। रूस का स्थान 11वां है। तो अगर 4 ऑप्शन बना है कि कौन सी अर्थव्यवस्था टॉप 10 में नहीं आती है और ऑप्शन आपको रूस मिले, तो उसको आपको रिजेक्ट करना है, ठीक है। ये फोर्ब्स का डेटा है। भारत का स्थान 5वां है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चलिए सर्वाधिक मजबूत मुद्राएं देख लेते हैं। करेंसी सबसे मजबूत कौन सी है? कुवैत दिनार, ठीक है, यही होती है। एक दिनार, एक कुवैती दिनार 269 रुपये के बराबर है, लगभग $3.25 के बराबर है। दूसरे स्थान पर सबसे मजबूत मुद्रा है बहरीनी दिनार, और उसके बाद है ओमानी दिनार। फोर्ब्स ने यहाँ पे और भी डेटा रिलीज किया है। देखिए एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एशिया की पूछा है, ठीक है, चीन लगा देंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर है, ठीक है, पूंजीकरण के आधार पर है। फोर्ब्स ने बताया कि भारत की शीर्ष कंपनी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ठीक है, RIL, अंबानी साहब की। उसके बाद फिर TCS है। ये MCAP के हिसाब से, ठीक है, MCAP के हिसाब से बताया जा रहा है। तो ये तो भारत की शीर्ष कंपनी होगी। अगर MCAP के आधार पर विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे शीर्ष कंपनी जो है वो एप्पल है MCAP के आधार पर। उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट है। तीसरा स्थान है सऊदी अरामको, इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा स्थान है इसका, ये जो नाम है ये आपको और भी रिपोर्ट्स में दिखेगा, तो थोड़ा ध्यान रखें, सऊदी अरामको। चौथा स्थान है गूगल का, ठीक है, चौथा स्थान है गूगल का। हो सकता है अगर ये कॉम्बिनेशन में पूछे और तीसरे स्थान को गूगल पे कर दे और चौथे स्थान पर सऊदी अरामको को कर दे, तो हो सकता है वही ऑप्शन ठीक लगने लगे, बट ऐसा नहीं है। तीसरे स्थान पर सऊदी अरामको है, उसके बाद फिर ये गूगल है। सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट, ठीक है, सिंगापुर, हम लोग पढ़ते रहते हैं, हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में बताया जाता है। बैंक के बारे में भी बताया है फोर्ब्स ने कि MCAP के आधार पर विश्व का शीर्ष बैंक जो है वो है JP मॉर्गन, ठीक है, USA का JP मॉर्गन, और दूसरा स्थान भी USA का ही है, बैंक ऑफ USA। इसका ध्यान रखना, इसका नाम JP मॉर्गन, और भी रिपोर्ट्स में नाम दिखेगा JP मॉर्गन का, और ये भी आपको दिखेगा सऊदी अरामको। देखिए भारत का पहला UPI ATM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ATM लगा रहेगा, वहाँ पे बारकोड आएगा, आप अपने फ़ोन से बारकोड स्कैन कीजिए, UPI पिन डालिए, ठीक है, और पैसा विड्रॉल हो जाएगा। ये सर्विस किसने दी है? हिताशी पेमेंट सर्विसेज के द्वारा भारत का पहला UPI ATM स्थापित किया गया, ठीक है, मुंबई में। स्थान भी याद रखना है, कंपनी का नाम भी याद रखना है। इस ATM का नाम क्या है? हिताशी मनी स्पॉट UPI ATM, वो तो आप इससे समझ लेंगे। सर्विस कौन दिया, अगर नाम याद है तो ATM का भी नाम याद हो जाएगा। देखिए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था अभी मुंबई में 2023, ये भी आप पढ़ेंगे, फेस्ट में पढ़ेंगे, अभियान उसमें पढ़ेंगे, अभियानों में।
तो वहाँ पे भी ये दिख जाएगा। इसी फेस्ट में इस यूपीआई एटीएम को लॉन्च किया गया, ठीक है, उद्घाटन किया गया। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट देख ही लिया। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि कार्ड की ज़रूरत नहीं है ना, पॉकेट में हमेशा कार्ड नहीं रहता है, वॉलेट में, है ना। क्यूआर बेस्ड विड्रॉल है, नो यूज़ ऑफ एटीएम कार्ड, स्कैन क्यूआर, स्कैन कीजिए, एंटर यूपीआई और पैसा निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2023। अभी फोर्ब्स के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, अभी यहाँ पे फॉर्च्यून देखिए। फॉर्च्यून क्या है, एक पत्रिका है, बिजनेस मैगजीन है, ये तमाम तरीके की सूचियाँ पब्लिश करती रहती है। पहला स्थान इन्होंने वॉलमार्ट को दिया है, ठीक है। दूसरा स्थान सऊदी अरामको को दिया है, इसलिए मैं बोल रहा था, देखो इसका नाम यहाँ पे फिर से चर्चा हो गई है, सऊदी अरामको दूसरा स्थान है। देखें भारत की स्थिति, फॉर्च्यून ने बताया है 8 कंपनी, यहाँ पे फॉर्च्यून ने 8 कंपनियों को शामिल किया है। पहला तो इन्हीं का रहेगा, ठीक है, RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज पहला स्थान है। भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में पहला स्थान है। ओवरऑल अगर बात करें तो 88 है, क्योंकि सूची तो ये 500 की देते हैं ना, इन 500 में रिलायंस का नंबर है 88वां। इंडिया में पहला स्थान है। दूसरा स्थान है IOCL का, इंडियन ऑयल ये जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये सब महारत्न कंपनी है ना, IOCL। दूसरा स्थान है भारत में और ओवरऑल है 94। LIC को भी इन्होंने ऐड किया है, ONGC, BPCL, SBI, टाटा मोटर्स। टोटल कितनी है, 8, ठीक है, टोटल 8 है। इन 8 में आपको इसका नाम थोड़ा ध्यान रखना है, राजेश एक्सपोर्ट। हो सकता है ये नहीं लगे, है ना, ऑप्शन में अगर दे कि इनमें से फॉर्च्यून 500 सूची के अनुसार 4 कंपनी कौन कौन सी हैं या फिर कौन कौन सी नहीं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची के अनुसार भारत की 8 कंपनियों को शामिल किया गया है, इनमें से कौन नहीं है। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक ऑप्शन राजेश एक्सपोर्ट भी रहेगा, है ना। तो लग सकता है कि ये नहीं है लिस्टेड, है ना, 500 के अंदर नहीं है, तो इसको आप हटा देंगे। लेकिन ये है राजेश एक्सपोर्ट, ये ज्वेलरी में इनका है बिजनेस, ठीक है, ज्वेलरी में। ये राजेश मसाला नहीं है, ठीक है, ये पनीर चिकन मटन वाला मसाले वाला राजेश नहीं, ज्वेलरी से संबंधित है। तो इन 8 कंपनियों को देख लेना और राजेश एक्सपोर्ट को ध्यान रखना कि ये भी है साथ में। आइए नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट दिया गया है, ठीक है, IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा कुछ प्रोजेक्शन बताए हैं इन्होंने, कुछ अनुमान है इनके। देखें वृद्धि दर 2023 के लिए इन्होंने 6.1 बताया, ये ध्यान रखना IMF के अनुसार, क्योंकि ये पूछता है, ठीक है। 6.1 2023 के लिए और 2024 के लिए 6.3, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। IMF ने बताया है भारत की वृद्धि दर जो रहने वाली है वो 6.3 के आसपास रहेगी, ठीक है, अनुमान ही है ना, प्रोजेक्शन है। दुनिया भर के लिए इन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया है, ये तो इंडिया की बात थी, ठीक है, ये इंडिया की बात थी। अब वर्ल्ड के लिए इनका प्रोजेक्शन देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था की दर 3%, ठीक है, 3%, और दोनों साल के लिए, 2023 के लिए भी 2024 के लिए भी। तो ये भी साथ में ध्यान रखना, 2 डेटा आपको यहाँ पे याद रखना, 6.3 ये भारत के लिए, और वैश्विक वृद्धि दर का जो प्रोजेक्शन है IMF के अनुसार वो 3%। क्लियर। चलिए शायद हैंग कर गया मेरा ये सिस्टम। देखें नेक्स्ट टॉपिक देखें, विश्व में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी और पोषण की स्थिति 2023 का यहाँ पे अपडेशन है। देखिए ये रिपोर्ट तैयार की जाती है संयुक्त रूप से फूड और एग्रीकल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, IFAD, यूनिसेफ, WFP और WHO के द्वारा। ये सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को बस रिपोर्ट का डेटा देखना है। देखिए 2020 में भी खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति, ठीक है, ये तो हमेशा से ही एक सीरियस कंसर्न रहता है, ये गंभीर समस्या रहती है। पहला प्रश्न तो यही है कि ये खाद्य सुरक्षा जो है ये आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन यहीं पे लिखी हुई है, देखिए आप लोग पढ़े भी होंगे, भोजन की निरंतर पहुँच अगर नहीं है ना लोगों के पास, तो उसे फिर फूड इनसिक्योर बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो निरंतर शब्द है ये की पॉइंट होता है खाद्य सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में इन्होंने 2 कैटेगरी में ये डेटा दिया है। देखिए गंभीर खाद्य सुरक्षा जो है एक मध्यम श्रेणी की इन्होंने बताया है, और दूसरी स्थिति बताई है चरम स्थिति वाली, ठीक है, जहाँ पे चरम गंभीर खाद्य असुरक्षा है, तो ये दूसरी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी यानी मध्यम श्रेणी का यहाँ पे डेटा हम लोग देखते हैं। वैश्विक आबादी के लगभग 30% लोग हैं, 30% लोगों का मतलब है यहाँ पे 2.4 अरब लोग। टोटल पॉपुलेशन कितनी है दुनिया भर में, लगभग 8 अरब है ना, तो 8 अरब में 2.4 अरब लोग ऐसे हैं जिनके पास है मध्यम श्रेणी की गंभीर खाद्य सुरक्षा की समस्या है। इनके पास एक कॉन्टिन्यूस रीच जो है फूड की वो है ही नहीं, वो अनअवेलेबल है। तो एक ये मोटा फिगर आपके पास है 30% का या फिर 2.4 अरब लोगों का। अब इन्हीं में से 2.4 अरब लोग ऐसे भी हैं, इनके अंदर ऐसे भी लोग होंगे जो जिनके पास चरम स्थिति वाली समस्या होगी। तो इस रिपोर्ट में बताया है कि ये 2.4 अरब लोग जो हैं इनमें से 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो विश्व का लगभग 11% पॉपुलेशन बनती है। 90 करोड़ लोग गंभीर असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। तो देखो मैं यहाँ पे रिकॉल करा रहा हूँ आपका फिर से, 30% का डेटा है, 30% का डेटा पॉपुलेशन में है 2.4 बिलियन, ठीक है, और एक डेटा है आपके पास 11.3% का पॉपुलेशन है लगभग 90 करोड़, ठीक है, 90 करोड़। तो ये इन्होंने ओवरऑल बता दिया है, और इन्हीं में से 90 करोड़ लोग ऐसे हैं
जो फेस कर रहे हैं गंभीर असुरक्षा, चरम स्थिति वाली, ठीक है। और अगर कॉन्टिनेंट वाइज पूछा जाए तो ये आपके पास है, भूख से प्रभावित महाद्वीप जो है वो सबसे ज़्यादा एशिया में है, ठीक है। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा एशिया में है, तो डेटा भी यहीं का रहेगा। सबसे ज़्यादा 55% लगभग पॉपुलेशन ऐसी है जो खाद्य असुरक्षा को फेस कर रही है, ठीक है, एशिया की। और 38% पॉपुलेशन ये बिलोंग करती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, ठीक है। ये 2022 का डेटा है। रिपोर्ट चूँकि 2023 में पब्लिश हुई है तो डेटा पुराना रहता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये इंद्रजाल इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। भारत की प्रथम एआई इनेबल्ड एंटी ड्रोन प्रणाली है इंद्रजाल। ये एआई तो समझ रहे होंगे ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंटी ड्रोन प्रणाली है। और इसको डेवलप किया है एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, जिसका नाम है ग्रीने रोबोटिक्स, ठीक। ये काम क्या करेगी, फंक्शन क्या रहेंगे इसके, दुश्मन ड्रोनों का पता लगाने में काम करेगा, ठीक है। ये सिस्टम उन्हें डीएक्टिवेट करने का काम करेगा। 360 यहाँ पे सिक्योरिटी भी यहाँ से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और ये कवरेज जो है ये 4000 स्क्वायर किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है वो इसके कवरेज में रहेगा। कर लेंगे इंद्रजाल, ये एआई इनेबल्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, ऑप्शन में मिल जाएगा। देखें एक क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड कहाँ बनाई जा रही है। एयरफील्ड मतलब जहाँ पे लैंडिंग होती है, टेक ऑफ करते हैं एरोप्लेन वगैरह, ठीक है। ये बनाया जा रहा है लद्दाख में, एयरफील्ड बनाया जा रहा है लद्दाख में। उस जगह का नाम है न्योमा दरअसल एक गाँव का नाम है, ठीक है। वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड, चलिए एयरफील्ड यानी एक तरीके से बेस बनाया जा रहा है फाइटर प्लेन्स के लिए। विश्व की सबसे ऊंची सड़क सुरंग, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और है। यहाँ पे सबसे ऊंचा एयरफील्ड की बात हुई है, यहाँ पे नीचे वाले क्वेश्चन में सबसे ऊंची सड़क सुरंग यानी जो रोड टनल है, ये सुरंग बनाई जा रही है। इस सुरंग का नाम है सिनकुला सुरंग, ठीक है। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो भी डिफेंस के कंस्ट्रक्शन का काम करती है वो बीआरओ ही करता है, ठीक है। ये बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है लाहौल स्पीति जो हिमाचल प्रदेश की एक जगह है, ये जास्कर घाटी से जोड़ेगी, ठीक है। ये जो सुरंग है लाहौल स्पीति को जास्कर घाटी से जोड़ेगी। चलिए यानी कनेक्शन हो गया ये हिमाचल प्रदेश से सीधा लद्दाख के लिए। अगेन इम्पोर्टेंट, इसकी चर्चा काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय मंचों में हो रही है पीएम मोदी के द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिर के इंसान देखो आ तो यहीं पर आया है ना, पारंपरिक चिकित्सा पे आ रहा। और अभी भी ऐसा विश्वास बना है कि जब कुछ काम नहीं करे तो फिर ये सब काम करता है। अंग्रेजी दवा से जब इंसान थक जाता है तो इस पर जरूर आता है, तो ये हम लोग अपने घर में भी देखते हैं। इसी से संबंधित ये समिट हुई है, ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, हिंदी में लिखा है पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन। पारंपरिक औषधि हम लोग अच्छे से समझते हैं, घरेलू इलाज जो होता है, ठीक है। हर्बल हुआ, होम्योपैथी हुआ, यूनानी हुआ, आयुर्वेदिक दवाएं जो हुई, प्राचीन चिकित्सीय जो नॉलेज है। इस समिट को ऑर्गेनाइज किया है WHO ने और साथ में भारत के आयुष मंत्रालय ने। ये इस तरीके का पहला सम्मेलन था, गांधीनगर में ऑर्गेनाइज हुआ है। गांधीनगर याद रखना है। इस बार की थीम देखिए, सभी के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण की ओर, टुवार्ड्स हेल्थ एंड वेलबीइंग फॉर ऑल। अगर पूछा जाए गुजरात घोषणा पत्र ये किससे संबंधित है, ये जो भी हाल ही में जारी किया गया है, तो इसी समिट में जारी किया गया है। और इस समिट का मतलब है कि ये हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित है। ये लगा देना है आपको, ऑप्शन में मिल जाएगा ये गुजरात घोषणा पत्र क्या है। चलिए, एक रिवॉल्वर लॉन्च की गई है भारत सरकार के द्वारा जिसका नाम है प्रबल, ठीक है। ये रिवॉल्वर का नाम है, चर्चा में क्यों थी, न्यूज़ में क्यों थी और इसकी खास बात क्या है। खास बात यह है कि रिवॉल्वर आपने देखी होगी, जैसे उसमें जब ये छर्रे डालते हैं, गोली डालते हैं या फिर कारतूस उसमें पड़ते हैं तो बीच से तोड़ना पड़ता है ना। तो इस रिवॉल्वर में, प्रबल रिवॉल्वर में बीच में तोड़ने का काम नहीं है, एक अलग से सिलेंडर दिया हुआ है जिसे बोला जा रहा है साइड स्विंग सिलेंडर। इसमें कारतूस भरने के लिए रिवॉल्वर को बीच में मोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले की रिवॉल्वर तो बीच से जब मोड़ते थे तब है ना वो चैम्बर खुलता था, फिर उसमें गोली भरते थे। अब इस रिवॉल्वर में ऐसा सीन नहीं है। और रिवॉल्वर के बारे में एक चीज़ और जानिए, इनकी जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। भारत में जितने भी रिवॉल्वर हैं इनकी रेंज 20 से 30 मीटर ही है, ठीक है। लेकिन रिवॉल्वर ये जो प्रबल नाम की अभी लॉन्च की गई है, इसकी क्षमता है, इसकी रेंज है 20 मीटर की, ठीक है। अन्य रिवॉल्वर की देखिए यहाँ पे 20 मीटर लिखा हुआ है, तो ठीक है, लगभग डबल तो है, डबल से ज़्यादा है। तो ये प्रबल का नाम याद रखना कि ये प्रबल है क्या, रिवॉल्वर लगा देना, INS मत लगा देना, पनडुब्बी मत लगा देना या फिर कोई टैंक मत लगा देना। भारत का 23 परमाणु, ये 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। अभी तक कितने पढ़ते थे हम लोग, 22 पढ़ते थे, अब +1 और हो गया, टोटल हो गए 23, और ये 23वां है। वही काकरापार की एक और यूनिट ओपन कर दी गई है, ठीक है, गुजरात में है काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन यूनिट 3, ठीक है। ये जो यूनिट 3 है यही 23वां नंबर है, 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कैपेसिटी 700 मेगावाट, ये सब नहीं पूछा जाता है कैपेसिटी वगैरह, ये जगह का नाम याद रखना। और ख़ास बात है, अगर स्टेटमेंट में पूछा जाए ये भारत का स्वदेशी है या नहीं है, तो ये भारत का पहला स्वदेशी है, ठीक है। इंडिजिनस है, भारत के द्वारा बनाया गया है, किसी देश की हेल्प नहीं ली गई है इसको बनाने में।
देखें फैक्ट डेटा कुछ है हम लोगों के पास। नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसको बोला जाता है? डॉक्टर होमी भाभा को। नेचुरल यूरेनियम ठीक है हमारे पास है ही नहीं बहुत ज़्यादा, लिमिटेड स्टोरेज है हमारे पास इनका। थोरियम का अच्छा खासा है ना, थोरियम का पर्याप्त भंडार है हमारे पास। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता वर्तमान में कितनी है? ये परसेंटेज में एक बार पूछा था क्वेश्चन, है ना। वो कोल से बनता है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का जब कंट्रीब्यूशन पूछा जाता है तो उसके साथ ये क्वेश्चन बनता है। चलिए, बाकी ये जो KPS1 लिखा है, KPS2 लिखा है, ये यूनिट लिखी है, ये जो आपने पढ़ा है अभी, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ठीक है। काकरापार एटॉमिक प्लांट स्टेशन 1, 1 2 तो पहले से एक्टिव ही थे, ये तीसरी अभी रिसेंट में हुआ है, यही 23वां नंबर है। चलिए, और चौथे नंबर का भी अभी निर्माणाधीन है, ये बन जाएगा तो फिर टोटल हो जाएंगे 24, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है नमो 108, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नमो 108 क्या है? एक कमल की एक नई प्रजाति है। किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है CISR और NBRI जो है इसके द्वारा विकसित किया गया है। NBRI तो समझ रहे होंगे, ये जो नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कमल की प्रजाति बनाई गई है। खास बात है 108 पंखुड़ियाँ हैं इस कमल में। और एक और NBRI ने काम किया है, एक नई प्रजाति बनाई है एलोवेरा की, नेहार के नाम से, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि नेहार क्या है तो लगा देना ये एलोवेरा की प्रजाति है, 4 ऑप्शन बना के दे देगा कुछ भी, और नामों को याद रखना। क्लियर है? चलिए बताइए, क्वेश्चन है, अस्त्र किस प्रकार की मिसाइल है? अस्त्र भी एक लेटेस्ट वर्जन इसका लॉन्च किया गया, इस वजह से ये न्यूज में हम लोग इसको पढ़ते हैं एयर टू एयर, ठीक है। अस्त्र अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो याद रखना भी आसान है, A से A, ठीक है, एयर टू एयर। नए संस्करण का विकास हुआ है जिसे बोला जा रहा है अस्त्र मार्क सेकंड, ठीक है, अस्त्र मार्क सेकंड, इसी की वजह से न्यूज में था। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस है या फिर सरफेस टू सरफेस है। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक, चर्चित व्यक्ति डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इनके बारे में हम लोग जानते हैं, हरित क्रांति के जनक थे भारत में, ठीक है, कृषि वैज्ञानिक। ICR जो है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है इसके DG भी रहे, ये डायरेक्टर जनरल भी रहे। और ये संस्था इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है फिलीपींस में स्थित है ना। कहाँ पे है? फिलीपींस में। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा है, इसके भी ये DG रहे। 1971 में रमन मैग्सेसे से मिला था और 1987 में पहला खाद्य पुरस्कार भी मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है कि पहला विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला था, लगा देना MS स्वामीनाथन। चलिए, बाकी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं राज्यसभा के। राज्यसभा के आर्टिकल में जल्दी से बताइए, आर्टिकल 79, 80 और 81, ये याद है ना कि भूल गए? 79 में क्या है? पार्लियामेंट है, 81 में राज्यसभा है और 81 में 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा, ये 3 आर्टिकल होते हैं। चलिए, दूसरे व्यक्ति यहाँ पे थर्मन छड़मुग रत्नम, इतना कठिन नाम है, ये सिंगापुर के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। दूसरे व्यक्ति हैं यहाँ पे फ्रैंक रूबियो, ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है इसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम सर्व किया है, नासा के वैज्ञानिक हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अभी तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले इंसान कौन थे? कौन है? फ्रैंक रूबियो। इनका हाल ही में निधन हुआ है इसलिए चर्चा में थे। लक्ष्मी झा के बारे में देखिए, इन्होंने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी जो है, इसका नाम भी आपको याद रखना है और इनका भी नाम याद रखना है, लक्ष्मी झा का। माउंट अरारत कहाँ पे है? ज्योग्राफी से क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। तो तुर्की लगा देना, तुर्की का नया नाम तुर्कीये है, ठीक है। तो लक्ष्मी झा ने इन्होंने फतेह हासिल की है, पहली भारतीय महिला है, ठीक है, जिन्होंने इस माउंटेन पर फतेह हासिल की। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पहली की वजह से भी है, महिला भी है इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है। देखें, एक है, इनका नाम है, तमिलनाडु की, निधन इनका हो गया है, N बलारमठी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो आना चाहिए। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली ये इसरो की वैज्ञानिक थी, इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम है N बलारमठी, ठीक है। जब लॉन्च हो रहा था चंद्रयान 3 तो आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे, मोबाइल पे, जो काउंटडाउन करने वाली आवाज़ थी वो नहीं की थी। देखा, रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है, रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और CEO के पद के लिए, ठीक है। इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला है, याद रहेगा। चलिए, एक पुस्तक है जिसका नाम है विश्व मिथक सरित सागर, हो सकता है इस किताब के बारे में पूछा जाए। विश्व मिथक सरित सागर के लेखक साहित्यकार हाल ही में इनका निधन हुआ है, इनका नाम है रमेश कुंतल मेघ। चलिए, नेक्स्ट है, यहाँ पे और भी चर्चित व्यक्ति हैं, गीतिका श्रीवास्तव। गीतिका श्रीवास्तव के बारे में क्या है? इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी इनको नियुक्त किया गया, इस पद पर ये भी पहली महिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद NGT के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है अधिकरण, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इसके पहले थे आदर्श कुमार गोयल। NGT यहाँ पे चूंकि ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, अधिकरण की बात हो रही है, तो जल्दी से आर्टिकल बता दीजिए। आर्टिकल 14A में है, ये सही बोल रहा हूँ ना? वेरीफाई करके बताइएगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के नेशनल आइकन किसको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर साहब को। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324। देखें अगला है एडोब सिस्टम इंक के संस्थापक पीडीएफ, जो अभी आप पीडीएफ देख रहे हैं इसके जनक कौन है? जॉन एडवर्ड बॉर्नाक। इनका नाम याद रखना है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। सुलभ इंटरनेशनल से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो संस्थापक का नाम याद रखना सुलभ इंटरनेशनल के डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। आईआईटी मद्रास का एक कैंपस खुला है विदेश में, इसको हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं शायद अगस्त की पीडीएफ में। ठीक है, ये जानजीबार में खोला गया। ठीक है, इतना हम लोग पहली पीडीएफ में जानते थे, अगस्त के मंथ तक इतना पता था। तो इस कैंपस की यहाँ पे जो निदेशक हैं इनको भी नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है प्रीति अलघायम। ठीक है, प्रीति अलघायम की निदेशक के पद पर नियुक्ति की गई है। आईआईटी मद्रास जो है इसका विदेशी कैंपस कहाँ पे खुला है? जांजीबार, तंजानिया। जांजीबार फेमस है लौंग के लिए। ठीक है, इसको क्लोव आइलैंड बोलते हैं, है ना, क्लोव आइलैंड। चलिए, अमित कुमार नेगी साहब, इनके बारे में क्या है? ये प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं हिमाचल प्रदेश के। ईरान का जो सबसे ऊंचा शिखर है जिसका नाम है दामाबंद। ये जो माउंटेन के नाम रहते हैं ना, इनको ध्यान रखा करो, क्वेश्चन यही पूछ लेगा दामाबंद किस देश की माउंटेन है, लगा देना ईरान। अभी आपने एक और पढ़ा था, टर्की का पढ़ा था, है ना, तो ये याद रखें। आइए कुछ चर्चित स्थल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लुइसविले केंटकी कहाँ का है? यूएसए का एक स्टेट है ना। यहाँ पे क्या है खास बात? लुइसविले केंटकी इस शहर के द्वारा 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया गया। मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला, समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की आधारशिला रखी गई तमिलनाडु में। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बलमापुर में। ठीक है, समुद्री शैवाल पार्क। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन केंद्र किस पोर्ट को बनाया गया है? विशाखापट्टनम पोर्ट को, बंदरगाह को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बताइए जल्दी से, पोर्ट से संबंधित क्वेश्चन है। मेजर पोर्ट भारत में कितने हैं? इसको हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में अच्छे से कवर किया था। मेजर पोर्टों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, और साथ में ये भी बताना है कि विशाखापट्टनम जो पोर्ट है ये नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है। ये 2 क्वेश्चन का कमेंट करके यहाँ पे जवाब दीजिए। तेलंगाना के बारे में क्या है? तेलंगाना जो स्थल है, जगह है, क्षेत्र है, राज्य है, गोरिल्ला गिलास उत्पादन इकाई यहाँ पे स्थापित की जाएगी। गोरिल्ला गिलास उत्पादन, गोरिल्ला गिलास जान रहा है, हर कोई जान रहा है, मोबाइल स्क्रीन जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत का पहला एआई बेस्ड स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, केरल। नेक्स्ट है भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर। सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट को ही मैं यहाँ पे ऐड ही किया हूँ। 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, एल&टी ने किया है, लार्सन टूब्रो जो है कंपनी। 3D प्रिंटेड डाकघर है। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा कहाँ पे खोली जा रही है? आगरा में। उत्तर प्रदेश से है तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक होमवर्क भी आपको है, जल्दी से बताइए ये कहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र? कमेंट करके बताइएगा सारे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं। प्रयागराज में क्या है? वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन का आयोजन किया गया था 8 अक्टूबर को। या 8 अक्टूबर आपको याद रखना है, वायुसेना दिवस। ठीक, और ये भी साथ में याद रखना, ये जो परेड हुई है, प्रदर्शन किया गया है प्रयागराज में। देखें नेक्स्ट है पुरस्कार और सम्मान। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? घोषणा की गई अभी सितंबर 2023 में अभिनेत्री वाहिदा रहमान को। ठीक है, वाहिदा रहमान को। दूसरा है एवरीवन इज अ हीरो, ऑस्कर अवार्ड के लिए प्रविष्टि हुई है इस फिल्म की। ठीक है, शॉर्ट फिल्म है, केरल में बाढ़ पर आधारित थी। इस फिल्म का नाम आपको याद रखना है, एवरीवन इज अ हीरो। तीसरा है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023, ये मिला है भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को। ठीक है, कृषि वैज्ञानिक को दिया जाता है। चौथा है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनका तो निधन भी हो गया, ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर सुरेंद्र सहगल को। ठीक है, सुरेंद्र सहगल। चलिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023, ये 4 लोगों को दिया गया है। 4 लोगों में से एक भारत से थे और उनका नाम है सर्जन थे डॉक्टर R रवि कन्नन। ठीक है, इन 4 में से एक भारत से थे, ये हैं R रवि कन्नन। मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 प्रवीणा अंजना, राजस्थान से बिलोंग करती हैं प्रवीणा अंजना, मिस इंडिया इंटरनेशनल। चलिए ये बताएं मिस अर्थ इंडिया कौन है? प्रियंस सेन को ये मिला है, ये भी राजस्थान से। मिस अर्थ इंडिया हो गया और मिस इंडिया इंटरनेशनल हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से, ये 69th वे ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे। इन्फॉर्मेशन और ये जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री होती है इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वितरित किए जाते हैं पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया रॉकेटरी को। ठीक है, रॉकेटरी। दूसरा यहाँ पे अवार्ड है, इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है?
आबासा, ये आबासा बयूहम, ठीक है, मलयालम मूवी थी आबासा बयूहम। नेक्स्ट यहाँ पे फैक्ट है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का यहाँ पे पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार सरदार ऊधम को, ठीक है, सरदार ऊधम। और लास्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अल्लू अर्जुन को दिया गया पुष्पा मूवी के लिए, मूवी तो देखी होगी। चलिए देखें कुछ योजनाएं, परियोजनाएं, अभियान वगैरह। इन शॉर्ट है सब कुछ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नंदनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है योजना, इंपॉर्टेंट योजना है। मवेशियों की नस्ल में सुधार करना है, दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी करना है, नंदनी कृषक समृद्धि योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पुरानी योजना है, इसको एक्सटेंड किया गया है, एक्सटेंशन पूछा जा सकता है। ये 26 तक इसका एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, 2023-24 से 25-26 तक 3 वर्षों में, 3 वर्षों के लिए किया गया ना एक्सटेंड। तो 3 वर्षों में इतना टारगेट है, 75 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी किए जाएंगे। चलिए इस मंथ के ऑपरेशन है, वरुण किस किस के बीच में होता है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। नोमैटिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। नोमैटिक एलिफेंट उलान बटोर में ऑर्गेनाइज किया गया, उलान बटोर कैपिटल है मंगोलिया की, ठीक है। चलिए कुछ कमीशन समितियां बनी, इनको देखें। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु एक समिति का गठन किया गया, उनकी अध्यक्ष पूछा जा सकता है। अध्यक्ष हैं रामनाथ कोविंद, अपने पुराने प्रेसिडेंट साहब, ठीक। मणिपुर में ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए समिति, जो राइट हुए थे मणिपुर में उसी से संबंधित है क्वेश्चन। गीता मित्तल, ठीक है, फॉर्मर चीफ जस्टिस थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की। देखें यहाँ पे कुछ सम्मेलन है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में। बंगस महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में हुआ। भारतीय राजभाषा सम्मेलन ये पुणे में ऑर्गेनाइज हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये जयपुर में हुआ, ठीक है, जयपुर में इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है इसके बारे में तो चर्चा भी की है, जो यूपीआई बेस्ड एटीएम का उद्घाटन हुआ है इसी फेस्ट में हुआ था, ठीक है, मुंबई में। देखें नेक्स्ट है एससीओ समिट 2023, ये भारत ने की थी, ठीक है, ऑर्गेनाइज होस्ट जो था भारत था। 2024 में कजाकिस्तान में होगी। जल्दी से बताइए एससीओ में मेंबर कितने हैं, लेटेस्ट मेंबर जल्दी से कमेंट करके बताइए, डिस्कस हो चुका है। प्रथम ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन। देखो एआई वाले जो आ रहे हैं ना आजकल, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर काफ़ी काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड काफ़ी सिस्टम लॉन्च किए जा रहे हैं ना तमाम देशों के द्वारा, तो ये चर्चा में रहता है, तो ध्यान रखें। प्रथम ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन भारत ने ऑर्गेनाइज किया था। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन ये ग्वालियर में, ठीक है, एरोस्पेस सम्मेलन ग्वालियर में किया गया। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन ये इंदौर में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है ई गवर्नेंस वाला। उन्मेष के नाम से अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन किया गया भोपाल में, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन भोपाल। चलिए नेक्स्ट है विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 कर्नाटक, ये वल्नर बेस्ड क्वेश्चन है, और क्योंकि जगह ही पूछा जाता है, बाकी ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 ये थाईलैंड में ऑर्गेनाइज हुई, ठीक है साहब लोग। तो ये सितंबर अक्टूबर का हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ लिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इनको देख लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। पीडीएफ भी मैं अगस्त मंथ की दे दिया था, और इन दोनों मंथ की भी दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, तो इससे आप रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना, या फ़ोन से ही पढ़ लेना, क्योंकि प्रिंट आउट निकालेंगे तो चूंकि A4 पेजेस है नहीं, तो बहुत बड़ा बड़ा फॉन्ट से प्रिंट होगा तो वो ठीक नहीं लगेगा, तो फ़ोन से ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस पीडीएफ के ये जो 2 मंथ के करंट अफेयर्स हैं, इसके 3-4 पेजेस और बच रहे थे। दरअसल ऑफिस में बना रहा था तो वो पेजेस में वहीं पे भूल आया, तो मैं इसको फिर नवंबर मंथ में ऐड कर दूंगा, ठीक है, जो बच रहा था। खासतौर से ये गेम्स वाला सेक्शन था, मैं इसको नवंबर में ऐड कर दूंगा। और नवंबर का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा नेक्स्ट सैटरडे। तो आप लोग कमेंट करके पूछते हैं ना नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, सैटरडे को वो मिलेगा, ठीक है। कोशिश करूँगा जल्दी हो जाएगा तो जल्दी दे दूंगा। अब समय चूँकि ऑफिस टाइम में ज़्यादा मिल नहीं पाता है, तो सैटरडे संडे ही होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सैटरडे से पहले मैं MCQs भी कराऊंगा अगस्त मंथ के और सितंबर अक्टूबर के, तो वीडियो तो आपको मिल जाएंगे, यहाँ सैटरडे से पहले ही मिल जाएंगे, लेकिन ये MCQ बेस्ड रहेगा, जो अभी हम लोगों ने अभी PDF के फॉर्म में पढ़ा, ये वनलाइनर के फॉर्म में पढ़ा, या फिर थोड़ा सा डिटेल वर्जन में पढ़ा। अब आपको MCQ यहाँ पे कराएंगे 3 महीने के, ठीक है। तो अभी रिसेंट में वीडियो जो रहेगा ये रहेगा MCQs का, और सैटरडे को वीडियो मिलेगा नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स PDF के साथ। क्लियर, चलिए।